जय श्री राम। आज हम बात करेंगे वार्षिक राशिफल की। यानी आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि वालों के लिए 2022 वर्ष कैसा रहेगा। ग्रहों की गोचर स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं इस वर्ष, जिसमें मुख्य ग्रह बृहस्पति, शनि और राहु केतु के बारे में भी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। उसके अलावा जीवन के जो विशेष पहलू हैं, आपका स्वास्थ्य, आपका मान सम्मान, आपका धन, आपकी आय, परिवार से मिलने वाला धन, प्रॉपर्टी, शिक्षा, संतान, विवाह, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कर्म, प्रोफेशनल लाइफ, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, आपके लाभ की स्थिति क्या रहेगी, क्या विदेश से जुड़कर धन कमा पाएंगे या कोई विदेश यात्रा आपको 2022 में होने वाली है, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा यहाँ करेंगे। यह चर्चा राशि के आधार पर है। पराशर जी के द्वारा कही गई बात कि चंद्रमा के द्वारा गोचर देखा जाता है। अधिकतम जो फल हैं वह गोचर के चंद्र राशि के आधार पर होते हैं। आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा 10 नंबर में बैठा हुआ है या आपका बोलता हुआ नाम मकर राशि के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको गोचरीय स्थिति को बताना चाहूँगा कि 1 जनवरी 2022 को प्लैनेटरी पोजीशंस कहाँ होंगी और किस प्रकार से वह आगे चलेंगी। शनि मकर राशि में स्वराशि के अंदर होकर चल रहे होंगे, तो वहाँ बृहस्पति आपकी राशि से दूसरे घर में भ्रमण कर रहे हैं। आपकी राशि से एकादश में जनवरी यानी 1 जनवरी 2022 को मंगल और केतु की युति होगी, तो वहीं राशि से द्वादश में शुक्र ग्रह और सूर्य ग्रह की युति आपको मिलेगी आपकी राशि से द्वादश में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये गोचरीय स्थिति आने वाले समय में कैसे कैसे परिवर्तित होती है। इस परिवर्तित होने पर, इसका भ्रमण होने पर, इसका परिवर्तन होने पर, इसका राशि परिवर्तन होने पर, इसका वक्री और मार्गी होने पर आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उपाय कर सकते हैं आप इन सब स्थितियों को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, उनसे बचने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मकर राशि के कारकत्वों को लेकर। मकर राशि को काल पुरुष की 10वां घर कहा गया है, 10वीं राशि कही गई है। 10वीं राशि कर्म प्रधान राशि, यानी ऐसे जातक अपने जीवन में कर्म को वैल्यू देते हैं, कर्म प्रधान होते हैं। मगर राशि यानी मगरमच्छ, जिसका प्रतीक कहा गया है, ये जल तत्व भी है और ये अपने तत्व कुछ पृथ्वी तत्व को भी लिए हुए होता है। यानी ऐसा व्यक्ति एडजस्टेबल है कि जल में भी रहेगा, पानी में भी रहेगा, यानी सभी परिस्थितियों में उसकी स्थितियां ठीक रहती हैं। राशि चर राशि है तो थोड़ा विचलनपन ऐसे लोगों के बीच में देखा जाता है, लेकिन राशि के जो स्वामी हैं शनिदेव, ये एक मेहनत को शो करने वाला प्लैनेट है। ये जीवन में निरंतर किसी न किसी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करते हैं शनिदेव, और वही प्रेरणा देने के लिए शनिदेव इस वर्ष की शुरुआत में मकर राशि में ही गोचर करेंगे। बाद में इनकी स्थितियां चेंज होंगी, उसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से जानेंगे। लेकिन मकर राशि वाले कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ स्वतंत्र व्यवसाय या व्यापार करने की इच्छा भी रखते हैं। और ऐसी बात नहीं है, इनके भीतर ऐसी योजनाएं या ऐसी बुद्धि या ऐसी योग्यता होती है जिसके आधार पर ये अपने जीवन में व्यवसाय कर सकते हैं। बाकी तो आपकी कुंडली पर निर्भर करेगा कि आप व्यवसाय करेंगे या नौकरी, ग्रहों की स्थिति क्या है, लेकिन एक राशि का तत्व भी अपने आप में बहुत कुछ बताता है। तो मकर राशि की शुरुआत में सबसे पहले मैं स्वास्थ्य और मान सम्मान को लेकर यहाँ बात करने वाला हूँ। अगर मैं स्वास्थ्य और मान सम्मान की बात करता हूँ तो मैं आपकी राशि के मालिक, जिसको कुछ लोग लग्न और लग्नेश भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, वर्ष के शुरुआत में शनिदेव आपकी राशि के मालिक होकर मार्गी स्थिति में इसी राशि के अंदर भ्रमण करते दिखाई देंगे। ये एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है
कि आपको साढ़े साती का दूसरा चरण चलता है, लेकिन आपकी राशि का जो लॉर्ड है शनिदेव वो एक मजबूत स्थितियों में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है आप इस वर्ष के अंदर सभी प्रकार की परिस्थितियों से जूझने में भी सक्षम होंगे, उनमें सफलता भी प्राप्त करेंगे, अपने मेहनत के बल पर कार्य क्षेत्र में सफलता भी हासिल करेंगे, क्योंकि शनि अपनी 10वीं दृष्टि से कार्य क्षेत्र यानी राशि से दशम भाव को दृष्टि देंगे। इसका मतलब है कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर क्षमताएं हैं कि वह अपने भीतर आगे बढ़ सकता है। शनि स्वराशि के होंगे, जिसको शास्त्र में शश नामक महापुरुष योग बनता है। इसका मतलब है शनि से संबंधित कारकत्वों में वृद्धि होना। अब शनि के कारकत्वों में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो होती है मेहनत। मेहनत के बल पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले ग्रह, कर्म प्रधान ग्रह, अपने कार्यों में लगे रहने वाले ग्रह, किसी से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, थोड़ा रिजर्व रहने की कोशिश करते हैं, थोड़ा गंभीर हो जाते हैं, और शनि इन चीज़ों में बढ़ोतरी करता है। यानी आने वाले समय में आप और ज़्यादा बेहतरी अपने कार्य क्षेत्र में लेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी है, राशि का मालिक राशि में है। मान सम्मान के दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी है, राशि का मालिक राशि में बैठा है। अब क्या होगा कि 29 अप्रैल 2022 को 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव मकर राशि से निकल जाएंगे और मकर राशि से निकलकर ये ग्रह कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि, राशि से दूसरा स्थान, वहाँ पर शनि स्वराशि के होंगे, वह भी इनका अपना ही और अपना धन स्थान है। इसका मतलब यह सिचुएशंस आपके लिए बेटर है, धन के अच्छे स्थिति को दिखाती है। लेकिन कुछ ही समय बाद लगभग 12 जुलाई को आप देखेगा कि 12 जुलाई को शनिदेव कुंभ राशि में जो पहुंच गए थे वहां से ये वक्री हो जाएंगे, और वक्री होकर ये ग्रह 12 जुलाई से वापस आ जाएंगे, आपकी राशि की तरफ भ्रमण करेंगे, और लगभग पूरे वर्ष तक ये इसी राशि के अंदर ही रहेंगे। क्योंकि पहले ये ग्रह वक्री होंगे, वक्री होकर ये कुंभ से मकर की तरफ अपना सफ़र शुरू करेंगे, फिर ये मकर में आएंगे, मकर में वक्री रहेंगे, और फिर यहाँ पे ही अपनी यात्रा रखेंगे। यानी 2022 में शनिदेव अधिकतम जो अपना समय है वो राशि विशेष यानी मकर में ही व्यतीत कर देंगे। इसका मतलब है प्लैनेटरी पोजीशन जो शुरुआत में बेहतर दिखाई देती, बाद में ये अतिरिक्त बल लेकर बढ़िया हो रही है। क्या होगा वह अतिरिक्त बल? वक्री होना। वक्री होना, चेष्टा बल लेना, प्लैनेट का और अधिक शक्तिशाली हो जाना। यानी आप जिन भी योजनाओं पर काम कर रहे हैं उन योजनाओं पर भली भांति आप अपना काम पूरा कर पाएंगे, और आपको आगे चलने की लगातार प्रेरणा दे रहा है यह ग्रह। तो शनिदेव दृष्टि के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से, वक्रत्व होने के हिसाब से आपके लिए इस साल में शुभत्व प्रदान करने वाले हैं, अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। यानी स्वास्थ्य और मान सम्मान के दृष्टिकोण से यह स्थिति ठीक है और शनिदेव आपको भरपूर सहयोग देंगे। कहा जाता है जब वक्री ग्रह आपकी राशि विशेष को लंबे समय तक पीड़ित करे तो थोड़ा सा गलत खान पान से बचना है। गलत खान पान के कारण दिनचर्या खराब ना हो जाए और आपको कोई डिजीज़ या बीमारी ना हो जाए, उसका आपको ध्यान देना होगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपके धन के बारे में। धन का मतलब है आपकी राशि का दूसरा भाव, आपकी राशि का एकादश भाव जहाँ से आप सोर्स ऑफ इनकम करते हैं, और साथ ही साथ धन भाव का विशेष रूप से कारक जो माने जाते हैं वो बृहस्पति देव माने जाते हैं। यानी यहाँ हम धन के साथ साथ बृहस्पति देव की भी चर्चा अवश्य करेंगे। बृहस्पति देव 13 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि से निकल जाएंगे और मीन राशि के अंदर एंट्री कर जाएंगे और पूरे वर्ष वह इसी राशि के अंदर रहेंगे। साल की शुरुआत में देखें तो बृहस्पति कुंभ राशि में दूसरे घर में विचरण करेंगे, यानी दूसरे घर के अंदर गया हुआ शुभ ग्रह बृहस्पति अच्छा होता है, लेकिन धन के कारक होने के कारण कारको भावनाशाय सूत्र के अनुसार ये प्लैनेट धन से संबंधित तकलीफ़ों को बढ़ा सकता है, पैसे में खिंचावट दे सकता है। जो फ्लो आपको चाहिए वो फ्लो बृहस्पति से आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। बृहस्पति कौन है? राशि से द्वादश के मालिक भी हैं। हम यहाँ धन के बारे में बात कर रहे हैं तो धन स्थान में गया हुआ बृहस्पति अप्रैल के महीने के बाद ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल के महीने के बाद बृहस्पति देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में पहुँच जाएंगे। तो वहाँ बृहस्पति की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बृहस्पति राशि से तीसरे में होंगे और स्वराशि के हो जाएंगे।
साथ ही साथ शनि धन भाव के मालिक हैं, क्योंकि शनि राशि से दूसरे कुंभ के मालिक भी हैं, तो धन का कारक भी अच्छा हो जाएगा और धन का स्वामी शनि तो मजबूत अवस्था में रहेंगे ही रहेंगे, तो वो सिचुएशंस आपके लिए बेहतर हो जाएगी। दूसरे धन भाव यानी जिसके मालिक मंगल देव हैं, वे वर्ष की शुरुआत में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे होंगे, जहाँ से वे धन स्थान में बैठकर दूसरे धन स्थान यानी दूसरे घर को दृष्टि देंगे, यानी वो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन जब मंगल देव धनु राशि के अंदर यानी 26 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच में ट्रांजिट करेंगे, तो उस दौरान पैसे से संबंधित कुछ खिंचावट या तकलीफ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। बाकी जैसे ही मंगल का परिवर्तन होगा और मंगल मकर राशि में 7 अप्रैल से लेकर 17 मई के बीच में ट्रांजिट करेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन उच्च के मंगल के साथ शनि मंगल का एक योग बनाएगा, जिसको हम एक अच्छा खासा धन योग कह सकते हैं। तो वो सिचुएशंस आपके लिए काफ़ी बेटर रहने वाली है। तो मंगल की स्थिति अपने आप में आपके लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि वो लाभ भाव का मालिक है। जब मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे, क्योंकि वृषभ राशि से पंचम स्थान है, जो कि कर्म स्थान से अष्टम माना जाता है। वृषभ 16 अक्टूबर से 13 नवंबर का वो समय होगा जिसमें आपको प्रोफेशनली विशेष रूप से अपना ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना है। धन के लिहाज से देखें तो ये कॉम्बिनेशन बेटर है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम बृहस्पति को धन का विशेष कारक मानते हैं। तो जैसे ही बृहस्पति कुंभ राशि से मीन राशि में 13 अप्रैल 2022 के बाद ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, तो यह पोजीशन बेहतर होगी। तीसरा घर एक्टिवेट होगा, तीसरे घर का स्वामी बृहस्पति उसी राशि में रहेगा, स्व राशि में, जो कि द्वादशेश भी है। अब जब शनि 12 जुलाई के बाद वक्री अवस्था में होकर मकर में आएंगे, तो मकर राशि से शनि बैठकर बृहस्पति को दृष्टि देंगे। ये वो समय होगा जिसमें आप दूर स्थान से संपर्क बनाकर पैसा कमा सकते हैं। स्थान परिवर्तन करके, ट्रांसफ़र करके, दूर स्थानों से जुड़कर, यात्राएं करके, विदेश यात्राएं करके भी आप अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं। आपके बृहस्पति जब तीसरे घर में ट्रांजिट करेंगे, तो वहाँ से वो आपके भाग्य स्थान को 7वीं दृष्टि और आपके लाभ स्थान को 9वीं दृष्टि देंगे, जो कि एक अच्छा संयोग उस दौरान बनता दिखाई देगा, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस जैसे जैसे आगे चलेगी बेटर होगी। शनि भी बेहतर रहेंगे और बृहस्पति भी बेहतर रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों के लिए यह स्थिति कैसे रहने वाली है। देखिए, आपकी राशि से चौथे घर के मालिक मंगल हैं। मंगल वैसे भी भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के मालिक कहे जाते हैं। अच्छी बात क्या हुई कि अच्छी बात यह है कि ये जो प्लैनेट है, ये मंगल इसके स्वामी हैं, और मंगल साल की शुरुआत में ही स्वराशि के होकर एकादश में एक इंडिकेशन देकर आपको बता रहे हैं कि भाई ये वर्ष आपके साथ लिए प्रॉपर्टी के लिए अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष आप अगर किसी प्रकार की प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो अवश्य ही ऐसा होगा, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कहीं ना कहीं बृहस्पति और शनि का आशीर्वाद भी चाहिए। आपकी राशि से द्वादश यानी इन्वेस्टमेंट के हाउस में बृहस्पति मेष राशि से द्वादश पे गोचर कर रहे होंगे, यानी आपकी राशि से चतुर्थ पे द्वादश में बृहस्पति का ट्रांजिट रहेगा और शनि उसको दृष्टि देंगे, यानी एक अच्छी कॉम्बिनेशन बनेगा प्रॉपर्टी के लिए। जब मंगल देव मकर राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे, जिसमें मैं कह सकता हूँ 7 अप्रैल से 17 मई, ये समय आपके लिए ऐसा होगा जिसमें आप किसी प्रकार का भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित स्थितियाँ आपके लिए बेटर रहेंगी। साथ ही साथ जब मंगल देव स्वराशि के होकर मेष राशि में 10 अगस्त से 16 अक्टूबर के बीच में ट्रांजिट करेंगे, तो वो समय भी आपके लिए जीवन में प्रॉपर्टी के लिए काफ़ी बेहतर माना जाएगा। तो मंगल देव इस वर्ष आपके लिए बेहतर हैं। अवश्य ही आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाहन, कोई प्लॉट, कोई छोटा मोटा ज़मीन का टुकड़ा अवश्य दिला देंगे। अब मैं बात करता हूँ पंचम भाव, जहाँ से मैं आपकी शिक्षा देखता हूँ, संतान की स्थिति को देखता हूँ, आपकी बुद्धि, आपकी योजनाओं को देखता हूँ। तो वहीं पंचम के मालिक जो शुक्र हैं वह दशम के मालिक भी हैं, यानी आपके कार्य क्षेत्र को बताने के लिए तैयार हैं। पंचम भाव की अगर हम बात करते हैं, जहाँ से हम शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान देखते हैं, तो हमें बृहस्पति को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बृहस्पति इनके प्रबल कारक कह रहे हैं। बिना बृहस्पति के आशीर्वाद के संतान नहीं हो सकती। तो अगर आप संतान से संबंधित किसी भी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं,
तो आपके लिए एक अच्छा संयोग है, या आपको उस दौरान ट्राई करना चाहिए। जब बृहस्पति मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे तो बृहस्पति का संबंध नवम भाव पर दृष्टिगत होगा। इसका मतलब है नवम भाव पंचम से पंचम भाव है, यह एक संतान का भाव भी कहलाता है। उस लिहाज से बेटर है कि आप मीन राशि में जब बृहस्पति आएँ, जो कि 13 अप्रैल 2022 को आएंगे, कुंभ राशि को छोड़कर मीन में आ जाएंगे, तो उस दौरान संतान से संबंधित अच्छे संकेत बनेंगे, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। अब आपके पंचम भाव के मालिक जो हैं वो शुक्र हैं। ये क्या होगा, साल की शुरुआत में ये प्लेनेट द्वादश भाव में ट्रांजिट कर रहे होंगे, जहाँ पर ये ग्रह अंतिम डिग्री पे 29 डिग्री पे वक्रत्व की स्थिति में होंगे। यानी शुरुआती 1-1.5-2 महीने आपकी एजुकेशन के लिए डगमगाने वाले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसके साथ अष्टमें सूर्य की युति भी है। इसलिए वो समय शिक्षा से कुछ ध्यान भंग कर सकता है, शिक्षा से ध्यान हटा सकता है। संतान के लिए ट्राई करते हैं तो कंसीव नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का मिसकैरेज या परेशानी की स्थिति को दर्शाता है। लेकिन जब शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके लगभग फरवरी के महीने में पहुंच जाएंगे मकर राशि में, तब आपके शिक्षा के लिए अच्छा समय शुरू हो जाएगा, आपकी योजनाएं कारगर होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी बुद्धि के लिए अच्छा समय शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद शुक्र का जो ट्रांजिट है वो लगातार अच्छे ही भावों में होता नजर आएगा। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब बृहस्पति को विद्या देने वाला ग्रह भी कहा जाता है। जब बृहस्पति तीसरे घर में बैठकर 9th हाउस को दृष्टि देते हैं तो ये हायर एजुकेशंस के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, जो लोग हायर एजुकेशन कर रहे हैं, जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, किसी को नेट क्वालिफाई करना है, किसी को वकालत की पढ़ाई करनी है, किसी को पीएचडी करनी है, किसी को मास्टर्स करनी है, किसी को मैनेजमेंट के फील्ड में जाना है, किसी को एमबीए करना है, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन काफ़ी बेटर है। बृहस्पति देव आपको सहायता करेंगे, बृहस्पति देव आपको ब्लेसिंग्स देंगे, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक तो हैं ही, यह धर्म के और भाग्य के कारक भी हैं। यानी आपका धर्म के प्रति रुचि होना, धर्म के प्रति आपकी आस्था होना या धार्मिक यात्रा होना भी इस दौरान दिखाई देता है। वहीं प्रोफेशन की बात हम करते हैं तो प्रोफेशन के लिए प्रबल कारक शनिदेव को माना जाता है कि शनिदेव कर्म कारक ग्रह हैं। बुध व्यवसाय देने वाले ग्रह हैं। बुध तो जल्दी जल्दी से राशि परिवर्तन करते हैं, कभी 22 से 24-25 दिन के अंदर भी राशि परिवर्तन हो जाता है। तो अब दशम भाव के ऊपर अगर देखें तो दशम भाव पे शनि की दशम दृष्टि कार्य क्षेत्र को संभाल रही है। शुक्र जैसे ही फरवरी के महीने में मकर राशि में आएंगे, आपके कार्य क्षेत्र के लिए बेटर स्थितियां होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद शुक्र का लगातार मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन इन सभी राशियों में ट्रांजिट होना एक अच्छी स्थिति को ही दर्शाता है। अच्छी बात यह होगी कि शनिदेव लगातार मजबूती में रहेंगे। अच्छी बात यह होगी कि शनिदेव लगातार बृहस्पति से संबंध बनाए रखेंगे, दशम भाव से संबंध बना के रखेंगे। कभी मंगल इनको ट्रांजिट में सहयोग करेंगे तो कभी शुक्र इनकी राशियों में भ्रमण करेंगे। तो यह स्थिति थोड़ा फरवरी के आधे तक चिंता दर्शाती है, लेकिन उसके बाद प्रोफेशनली भी आपके लिए बहुत अच्छा समय, एजुकेशनली भी आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। अब मैं बात करता हूं सप्तम भाव, वैवाहिक जीवन और विवाह। देखिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है, शनि का मकर राशि में आना सप्तम भाव को दृष्टि देता है और बृहस्पति का मीन राशि में आना भी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को दृष्टि देता है। इसका मतलब एक दोहरा गोचर आपकी राशि से सप्तम पर हो रहा है। जब राशि से सप्तम पे दोहरा गोचर हो, विवाह अगर नहीं हो रहा है तो विवाह हो जाता है। वैवाहिक स्थितियां, वैवाहिक संबंधों के लिए यह स्थिति काफ़ी बेटर दिखाई दे रही है। इस दौरान किसी भी प्रकार के मैरिज लाइफ को लेकर डिस्प्यूट्स नहीं नज़र आते। पति पत्नी के बीच अगर किसी बात को भी लेकर वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, झगड़ा झंझट चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, तो उन सबको ये कॉम्बिनेशन सॉर्ट आउट करता है। यानी ये गोचर है और ये गोचर आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा विवाह का सुख दिलाने में। कब से? 13 अप्रैल के बाद से, क्योंकि 13 अप्रैल के बाद बृहस्पति देव जो है वो मीन राशि में आएंगे। तो अप्रैल से दिसंबर का जो समय होगा वह वैवाहिक संबंध बनाने के लिए भी अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है, विवाह कराने में भी सक्षम है। एक बहुत अच्छा दोहरा गोचर उस दौरान हमें यहाँ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह सिचुएशंस भी आपके लिए बहुत बेहतर है। यहाँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती।
प्रोफेशनली भी ये कॉम्बिनेशन हमें अपने आप में बेहतर ही दिखाई दिया है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ज़्यादा मुख्य ग्रह जिसका नाम है राहु केतु। राहु केतु के बारे में हम बात करें, राहु केतु साल की शुरुआत में अगर हम देखें तो वृषभ और वृश्चिक दोनों राशियों पर ट्रांजिट कर रहे हैं। राहु आपकी राशि से पंचम में उच्चस्थ स्थिति में शुक्र की राशि में है, तो केतु वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में ट्रांजिट करेंगे। अभी तक यह आपकी राशि से पंचम और एकादश से संबंध बनाते। पंचम में बैठा हुआ राहु केतु खराब नहीं माना जाता, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का स्थान कहलाता है। पंचम भाव में अगर प्लेनेट उच्च का चले, जैसे राहु उच्च का चल रहा है, टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा होता है, मीडिया से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा होता है, कंप्यूटरी ज्ञान कंप्यूटरी भाषा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो उस लिहाज से राहु केतु की ये पोजीशन अच्छी है। 12 अप्रैल 2022 यानी अप्रैल के महीने में ये तीसरे प्लेनेट ऐसे होंगे जो राशि परिवर्तन करेंगे, और राहु केतु फिर यहाँ से निकलकर पहुँच जाएंगे मेष राशि और तुला राशि के अंदर। मेष राशि में राहु यानी राशि कौन सी है? मंगल की राशि है। और तुला राशि कौन सी है? शुक्र की राशि है, वहाँ केतु का ट्रांजिट होगा। अब यहाँ थोड़ा सा सोचने की बात है। मंगल की राशि में राहु अगर आए, राशि से चौथे स्थान में आए, तो सबसे पहले क्या करना है? एग्रेशन पर कंट्रोल करना है, जल्दबाजी से बचना है। आपकी जल्दबाजी, आपकी गलतफहमी की वजह से आपके घर के अंदर कलह हो सकता है। आपको अपने ऊपर संयम रखना होगा, अपनी वाणी पर, अपनी बोलचाल पर, अपनी लाइफ स्टाइल पर संयम रखना होगा, क्योंकि जब मन के भाव पर, चौथे भाव पर राहु मंगल की राशि में चल रहा हो तो ये व्यक्ति को उद्दंडी बनाता है, ये व्यक्ति को जोश देता है, ये व्यक्ति को अति साहस बनाता है। व्यक्ति अति साहस, अति जोश में आकर अपने घर परिवार की भी सुख शांति भंग करता है और अपने मन को भी दुखी करता है। चौथा घर सामाजिक स्थितियाँ, जनता के लिए भी जाना जाता है कि आपके द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटी ना हो जो आप समाज में हनन का कार्य करें। ध्यान रखिएगा मेरी बात, कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना है जो आपको सामाजिक हानि दिलाए। आपकी बचकाना हरकतों के कारण ऐसा ना हो कि आप समाज में लोगों के बीच में आ जाएं कि भाई ये व्यक्ति तो खराब है। उसके बाद आप अपना कितना भी कोशिश कर लीजिएगा, लेकिन ये ब्लेम आपके ऊपर से नहीं हट पाएगा। अब वही चीज़ केतु को देखिएगा। केतु तुला राशि में, तुला राशि एक बैलेंसिंग राशि है जहाँ पे केतु दशम भाव में पहुँचे। अब तुला और शुक्र, केतु का बड़ा कनेक्शन है। शुक्र की राशि में केतु, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं, आप आईटी फील्ड में हैं, आप मैकेनिकल फील्ड में हैं, आप इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप ईंधन से संबंधित, अग्नि से संबंधित, फायर से संबंधित बिजली की दुकान करते हैं, या ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसके अंदर सजावट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फायर हो, ये सारे आइटम्स हों, उस क्षेत्र के लिए ये एक कॉम्बिनेशन एक बढ़ाने वाला है। क्योंकि केतु जो ग्रह है ये सूक्ष्म पार्टों के लिए भी जाना जाता है, जैसे कंप्यूटर एसेसरीज, मोबाइल एसेसरीज, आप जैसे लोगों के लिए उस लिहाज से ये जो केतु है बहुत अच्छा है। आप आईटी फील्ड में हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप कंप्यूटर की भाषा को समझते हैं, आप हार्डवेयर का काम करते हैं, आप कंप्यूटर से संबंधित कोई भी नॉलेज ऐसा करते हैं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय कंप्यूटर पर बीत रहा हो, टेक्नोलॉजीज़ में बीत रहा हो, कुछ शोध करने में बीत रहा हो, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतर है। लेकिन राहु और केतु, शास्त्र में दो ग्रह ऐसे होते हैं जिनके लिए हम कहते हैं कि भाई राहु केतु जिस भी भाव पर आते हैं उस भाव पर ग्रहण लगाते हैं, क्योंकि इन्होंने सूर्य और चंद्रमा के पाथ को एक कटान बिंदु पर काटा है जिसके कारण ग्रहण पड़ते हैं। इसलिए ग्रहण पड़ने में राहु और केतु का विशेष रूप से ध्यान है। शास्त्र की माने तो सूर्य और चंद्रमा द्वारा राहु केतु को देखना और भगवान विष्णु के द्वारा उनका सर को काटना भी एक राहु केतु का सूर्य चंद्रमा के साथ शत्रुता को दर्शाता है। अब राहु और केतु जब चौथे और दशम भाव पर ग्रहण लगाएंगे तो 4th हाउस जनरल हैप्पीनेस, कुछ ना कुछ मन के अंदर अशांति तो देंगे, मन के अंदर प्रॉब्लम तो देंगे, और वहाँ पे मंगल की राशि है तो इसलिए सावधान रह के चलना है। केतु दशम भाव में अकेले होंगे, इनके ऊपर सिर्फ शनि की दृष्टि होगी उस दौरान, तो कार्य क्षेत्र में लगें लेकिन भ्रमित ना हों।
शत्रुओं से बचें, गोपनीय लोगों से बचें। कोई भी काम करें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ट्रांसपेरेंसी लगाकर उस कार्य को करेंगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। तो ये जो पोजीशंस थी जो मैंने आपको बताई कि ये पूरा का पूरा जो वर्ष है जीवन के सभी क्षेत्र के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, कार्य, शिक्षा, व्यवसाय, विदेश यात्रा, बृहस्पति कैसे रहेंगे आपके लिए, शनि कैसे रहेंगे, राहु केतु का आपके जीवन में क्या रोल रहेगा, उसके बारे में मैंने आपको विशेष रूप से यहाँ जानकारी देने का प्रयास किया है। यह एक गोचरीय घटना है। तो गोचर में प्लैनेट कहाँ, किस भाव में, किस राशि में चल रहे हैं, उनके बारे में मैंने आपको यहाँ जानकारी देने का प्रयास किया। थोड़ा सा उपाय के बारे में बात करते हैं। देखिए, उपाय करने से हम अपने ईश्वर से ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं। आपकी राशि के लॉर्ड शनिदेव पूरे वर्ष आपको किसी न किसी प्रकार से सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैं आज चाहूँगा कि आप अपने घर गृहस्थी को संभाल के रखें, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को संभाल के रखें। तो 3 पूजाएं अपने नित्य जीवन में डालिएगा। पहला, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करिएगा। दूसरा, देवी कवच का पाठ करें दुर्गा सप्तशती में से। और तीसरा विशेष उपाय है भगवान गणेश का संकट नाशन गणेश स्तोत्र या गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र को भी पढ़ सकते हैं। ये 3 पूजा आपको अपने नित्य जीवन में डालनी है। इनको आप शुरुआत कर दीजिए और उनको लगातार कीजिए। ये 3 पूजाएं आपको करनी है। ये आपको बहुत सारे संकटों से निकाल कर लाने में सक्षम है। तो ये था मेरा आज का विषय कि मकर राशि वालों के लिए जो प्लैनेटरी पोजीशंस है वो किस प्रकार की स्थिति को देने वाली है, कौन सा ग्रह कहाँ किस भाव में बैठे होंगे, मुख्य ग्रह गुरु शनि राहु केतु आपको कैसा परिणाम देंगे, उसके बारे में हमने यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा की है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।